अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 16 मार्च 2026 सोमवार का दिन है। यूँ तो मेरे पास अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सा क्रिटिकल इनपुट है और उसकी वजह ये है कि अब तकरीबन 2 हफ़्ते और चंद दिन गुज़रने के बाद अमेरिका के ज़राए अबलाग को ये होश आया और ख़बर मिली है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में भी एक जंग की सूरत हाल है। और अब ख़बर ये है कि एक ऐसे वक़्त में जबकि ईरान के ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें हैं, ईरान की डोर स्टेप्स पे 2 मुस्लिम कज़न ब्रदर्स जो ममालिक हैं वो भी आपस में एक जंग कर रहे हैं, बड़ी घमसान किस्म की, और इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मौके का फ़ायदा तो बेचारे क्या उठा रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की शदीद किस्म की पिटाई कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत से फ़िगर्स हैं जो यहाँ अमरीकी ज़राए इबलाग जिनको कोट कर रहे हैं, लेकिन उसकी तफ़सीलात में मैं फिर जाऊँगा। पहले हम बात का आगाज़ ईरान से करें, जिसमें बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि तमाम दुनिया की निगाहें जो हैं इस थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में की तरफ लगी हुई हैं, जहाँ इस वक़्त 10 के करीब ममालिक, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था, वो तो बराह रास्त जंग के अंदर फँसे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा दुनिया के और बहुत से ममालिक, सारा का सारा वेस्टर्न यूरोप जो है, जापान है, साउथ कोरिया है, वो सब इस जंग से मुतासर हैं, बिकॉज़ उनकी तवानाई और उनकी एनर्जी जो है वो यहाँ से गुज़रती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो दुनिया में पैदा हो चुका है और तेल की कीमतें जो हैं उनमें मसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। अभी अमेरिका की और यूरोप की मार्केट्स खुली नहीं है, उनके मैंने फिगर देखे नहीं हैं, लेकिन एशियन मार्केट्स जब खुली तो वहाँ पे ब्रेंट क्रूड जो है उसने 2 ढाई डॉलर की मज़ीद जंप लगाई। अगर वो 103.5 पे पहले बंद हुआ था, तो अब वो 105.8 के ऊपर इस वक़्त एशियन मार्केट्स के अंदर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। और जो दूसरा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है, जो पहले 98-99 के ऊपर था, वो 102.5 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से अमेरिका के सदर और उनकी टीम पूरे हफ्ते जो वीकेंड था उसमें बहुत परेशान रहे। आपको याद होगा कि फ्राइडे में रात के 8 बजे के बाद खर्ग आइलैंड के ऊपर भी बॉम्बिंग की थी, ये सोच के कि शायद वीकेंड के ऊपर हम कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन वीकेंड पे कोई हल नहीं निकल सका, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बेतहाशा परेशान थे। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोयलों के ऊपर थे, फुनकार रहे थे। ना सिर्फ उनका गुस्सा ईरान पे निकल रहा था, बल्कि नेटो के यूरोपियन ममालिक पे भी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत गुस्सा निकल रहा था और उनके ये कमेंट्स भी हमारे सामने आए हैं कि उन्होंने नेटो ममालिक को ये कह दिया है कि अगर नेटो के ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मेरी मदद ना की तो हम इनको देख लेंगे, हम इसे याद रखेंगे। और नेटो का जो मुस्तकबिल और फ्यूचर है वो फिर उनको उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसके बाद नेटो का मुस्तकबिल मुझे मुश्किल लगता है। ये वो वक्त है जहाँ पे नेटो को आके अमेरिका की मदद जो है वो करनी चाहिए। आपको याद होगा कि तुर्की की तरफ 2-3 मिसाइल मारे गए, जिसकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वजह ये है कि वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद वो मिसाइल कहीं से मारती है ताकि आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सके। लेकिन तुर्क इस मामले में बहुत होशियार और समझदार हैं। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हक्कान फिद्दान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्बास अरगची, वो तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं और ईरानी उन्हें बताते हैं कि मिसाइल हम नहीं मार रहे। और ये टर्क्स अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसराइल की तरफ से कोशिश हो रही है कि तुर्की को इस्तेमाल करके नेटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जाए, जो ये कहता है कि किसी भी अगर नेटो कंट्री के ऊपर हमला होगा तो उसे पूरे के पूरे नेटो के ऊपर हमला जो है वो तस्वर किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस सैटरडे को, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, उनकी टीम, उनके जो एड्स हैं प्रेसिडेंशियल, वो 7 ममालिक के साथ मसलसल बातचीत करते रहे सैटरडे और संडे को। उन 7 ममालिक की तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसमें चीन भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर दायरा लगाएं कि चीन इसमें क्यों फिट हो गया इस पूरी की पूरी चीज़ें। जो 2 स्टोरीज़ बहुत यहाँ देखी जा रही हैं इस वक़्त पिछले चंद घंटों में, उसमें एक तो एक्सियोस की स्टोरी है, जो 2 पर्सन स्टोरी है बराक राविद की, और दूसरी स्टोरी जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है। दोनों स्टोरीज़ में थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड है इन दोनों स्टोरीज़ में वो ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इस हफ़्ते, जो हफ़्ता मंडे का शुरू हो रहा है, इसी हफ़्ते के अंदर 3-4 दिन के अंदर-अंदर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो एक कोएलिशन फॉर हुर्मुज़ या हुर्मुज़ कोएलिशन का ऐलान कर दें, जिसमें मुख्तलिफ नेटो के मुख्तलिफ ममालिक हों जो अपनी नेवल फोर्सेस कंट्रीब्यूट करें, उनके डिस्ट्रॉयर या उनके फ्रिगेट हों, और वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसके साथ उनके ड्रोन्स भी हों, उनकी और भी जो कमांड सेंटर्स भी आएँ, और फिर वो और जो अपना हुर्मुज़ है उसे नेविगेबल बनाया जाए और उसका रास्ता खोला जाए ताकि वहाँ से तेल की जो सप्लाई है वो शुरू हो सके। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट ये भी है कि हमारा तो तेल यहाँ से गुजरता ही नहीं है, यहाँ से गुजरता तेल इन सब का है, यूरोपियंस का, ये खुद कोई हिम्मत नहीं दिखा रहे, इनमें मर्दानगी नहीं है, हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस किस्म की खासी सड़ी हुई स्टेटमेंट्स जो हैं
وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی آ رہی ہیں. یہ اس لحاظ سے بہت ہی مشکل لمحے گزرے ان کے، بیکاز ان کو بعض ایسے لیڈرز کے ساتھ بھی بات کرنی پڑ گئی جن کو وہ پہلے بہت دھتکار چکے ہیں. فار انسٹنس برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر اسٹارمر جو ہیں، جن کو 2-3 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ تمہارے ایئر کرافٹ کیریئرس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم آ گئے ہو، اب تو ہم نے جنگ جیت لی ہے، جبکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تمہارے ہم نے جہاز کیا کر رہے ہیں. لیکن اب ان کو لگا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیت چکے اور اس لیے ان کو برٹش ضرورت ہے. میں مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایکسیوس کی سٹوری یہ بھی کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی کنونسڈ ہیں، ان کے ایڈز کنونس ہیں کہ آئی لینڈ آف خرگ جو ہے، جو ایران کا مین آئل ٹرمینل ہے، جہاں سے ایران کا 90% تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور یہ آئی لینڈ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس میں بلو دا سی پائپ لائن کے ذریعے ایران کا جو مین یعنی صوبے ہیں جہاں سے تیل آتا ہے اور نکلتا ہے. آئی لینڈ سے خود تیل نہیں نکلتا، لیکن آئی لینڈ کے ساتھ چونکہ ڈیپ سی برتھنگ ہوتی ہے، سارا تیل یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی مسلسل اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کیسے میں اس آئی لینڈ کے اوپر ہی قبضہ کر لوں. اور ان کے جو سب سے بڑے سپورٹر اس وقت ہیں کانگریس کے اندر، سینیٹر لنڈسے گراہم، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بہت ہی کم کسی جنگ کے اندر اتنی خوبصورت چیز آپ کے پاس ہوتی ہے کہ اس پہ اگر آپ قبضہ کر لیں تو پوری جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور اگر ہم آئی لینڈ خرگ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو ایران کا پورا جو ریونیو ماڈل ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، اور پھر ایران کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑیں گے، یعنی سرنڈر کرنا پڑے گا. یہ نہ بھی وہ سرنڈر کریں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے، اس کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ تو بہت کی گئی ہے سیٹرڈے سنڈے کو، لیکن اس میں کوئی خاص قسم کی کامیابی نہیں ہوئی. فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیکاز یہ ساتوں ممالک جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ انتہائی یہ بدماش ہیں، بے غیرت ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کمٹ نہیں کیا، اور پبلکلی انفیکٹ انہوں نے ایکسپلینیشنز بھی دے دی ہیں. فار انسٹنس جاپان، جس کا بے تحاشا تیل یہاں سے گزرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیسیفسٹ ہے، ہم جنگ نہیں کرتے، ہمیں تو بہت زیادہ ہرڈلز ہیں اس قسم کا کوئی بھی انیشیٹو لینے کے لیے. ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے. ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ہمیشہ سے اوبیڈینٹ ہے، انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں آپ کی ریکویسٹ مل گئی ہے، اب ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. اس حوالے سے کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے. فرانس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی ڈسٹرائرز دینے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے تو پہلے جنگ بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب تک جنگ ہو رہی ہے اور مائنز بھی ڈال دی ہیں ایران نے، تو انڈر دی سرکمسٹانسز مناسب نہیں ہوگا. اور اگر پہلے جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اس کے بعد ہم پروٹیکشن کے لیے اپنے ڈسٹرائرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. جرمنی کی پوزیشن اور اٹلی کی میرے سامنے آ نہیں سکی، اور برطانیہ نے البتہ یہ کیا ہے کہ سنڈے کو جی سی سی کنٹریز کے ساتھ مل کے برٹن نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں کہا ہے کہ یہ تمام کنٹریز جو الائز ہیں، یہ اپنے انٹرسٹ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ آل دیٹ، کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اب تک ایک انہوں نے چیز کی ہے. اب اس میں چین کہاں فٹ ہوتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریکویسٹ کی ہے 7 ممالک سے، جس میں چین ہے، جس میں جاپان ہے، جس میں ساؤتھ کوریا ہے، جس میں یو کے ہے، فرانس ہے، جرمنی، اٹلی ہے، اس میں چین کہاں فٹ ہوتا ہے؟ بیکاز چین کا تیل تو مسلسل آبنائے ہرمز سے گزر رہا ہے، وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا. اور چین سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ چین اپنی نیوی دے گا ایران کے خلاف لڑنے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی ایگریسو کارروائی کرنے کے لیے. یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا. تو پھر چین اس کے اندر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ میری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کچھ میں نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہے، لیکن یہ پرنسپلی میری کنسٹرکشن یہ ہے اس چیز کی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین سے یہ چاہتے ہیں کہ چین ایران سے نیگوسیشن میں ان کی مدد کرے، بیکاز چین نے تو لڑنا نہیں ہے ایران سے، چین تو ایران کا ایک طرح سے حلیف ہے. لیکن وہ دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں چین کے اوپر کہ چین ہی وہ کنٹری ہے، وہ سمجھتے ہیں 2 ہی بنیادی طور پہ کنٹریز ہیں، تیسرا ہو سکتا تھا ہندوستان، لیکن اس نے اپنی فورن پالیسی کو اتنی بری طرح سے کنڈکٹ کیا ہے گزشتہ چند دنوں میں کہ وہ اب اس سٹیج پہ شاید ہو نہیں سکتا. کیونکہ ابھی بھی بہت سے امریکن اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ڈگلس میک گریگر ہیں، کہ ہندوستان کا بھی رول ہو سکتا ہے. لیکن پرنسپلی جن 2 ممالک کا رول ہو سکتا ہے فرام ٹرمپس پوائنٹ آف ویو، اس میں ایک روس ہے اور دوسرا چین ہے. اور چین پہ ان کی نظریں ہیں، جہاں انہوں نے 31 دسمبر سے میں نے دسمبر کہہ دیا، 31 مارچ، 1 اپریل اینڈ 2 اپریل، 3 دن انہوں نے بیجنگ میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کرنے میں گزارنے تھے. اب چین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ہی انٹرسٹنگ پوزیشن آئی. وہ پوزیشن وہ ہے جو فائنینشیل ٹائمز FT کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا چین کا جو دورہ ہے وہ مجھے ڈیلے کرنا پڑے گا، یہ ڈیلے ہو جائے گا اگر چین میری مدد نہیں کرے گا اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی انٹرپریٹیشن آپ اس کی کر سکتے ہیں، بیکاز چین نے کبھی بھی 31 مارچ سے 2 اپریل تک کا جو وزٹ ہے اس کو
वैसे अनऑफिशियली वहाँ चीज़ें छप रही हैं कि चीन में बड़ी तैयारी है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे उन्होंने अभी भी उसकी डेट्स को कंफर्म किया ही नहीं है। अब ये नहीं पता कि कौन किसको क्या कम्युनिकेशन कर रहा है बिहाइंड द सीन। ये भी ऐन मुमकिन है कि चीनी इस सूरत हाल के हवाले से कोई अपनी डिमांड्स रख रहे हों, या वो कोई थोड़ा-सा नखरा कर रहे हों या प्रेशर डाल रहे हों, जिस वजह से, या डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको मतलब एक अल्टीमेटम दे दिया है कि क्लियर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना कि चीन अगर मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं चीन नहीं जाऊँगा, ये खासा सिग्निफिकेंट है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प को चीन की डेस्परेट मदद चाहिए, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रम्प ने राइटली कंक्लूड किया है कि अगर यहाँ पे कोई जंगबंदी करा सकता है, मेरे और ईरान के दरमियान कोई हल निकाल सकता है, तो वो इस स्टेज के ऊपर सिर्फ चीन जो है वो निकाल सकता है। ऑयल की प्राइसेस का जिसकी स्ट्रेस है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि खर्ग के टर्मिनल पे जब हमला किया गया था तो उम्मीद ये थी कि सैटरडे संडे को हम कोई मजीद ऐसे इनिशिएटिव्स या इकदामात करेंगे। फॉर इंस्टेंस कोएलिशन ऑफ हॉर्मुज़ जो है, अगर उसका ऐलान हो जाता संडे को, तो इनका ये ख्याल था कि अगर जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ यूरोपियन ममालिक, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली शिटली सब आ गए हैं और उन्होंने कमिट कर दिया है, पॉलिटिकल कमिटमेंट उनकी हो गई है, तो ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन वो नहीं हो सका, और जब एशियन मार्केट्स खुली तो प्राइसेस मजीद 2-2, $2.5, $3 जो हैं वो शूट कर गई हैं। ब्रेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि 105.8 के ऊपर है, और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है वो 102.5 के ऊपर। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे गंदा कैरेक्टर है, जो क्रिमिनल कैरेक्टर है, जिसने ये जंग करवाई है, जिसने फंसा दिया अमेरिका को इस जंग में, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ पे था। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक वेबसाइट के ऊपर उसकी तस्वीर लगा के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कहा कि अगर ये शख्स जिंदा है तो फिर हम इसको बहुत जल्दी मार डालेंगे। अब वो बेचारे मार डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वो तो किसी को नहीं पता, उन्होंने वैसे शोशा छोड़ दिया है। लेकिन कोई भी अगर ये कह दे कि मार डालेंगे और हों भी इस किस्म के हालात, तो ज़ाहिर परेशानी तो आपको होती है। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अपीयरेंस की है उसके जवाब में, और वो एक छोटी सी वीडियो है जो इशू की गई है, वो मेरे ट्विटर हैंडल पर भी आप उसको देख सकते हैं, जिसमें अब्रानी में, हिब्रू में एक छोटा सा डायलॉग है। वो एक बड़े पॉपुलर कैफ़े पे पहुंचते हैं, उनके आगे पीछे गार्ड्स आप देख सकते हैं। वहाँ पर वो एक कॉफ़ी का मगा लेते हैं, उनसे कोई बंदा ये पूछता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। ये सारा का सारा एक इंतहाई फ्रेम्ड इंटरेक्शन है, जिसमें कोई शख्स या कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपके सुने मारने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा स्माइल देके बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि आई एम डाइंग टू गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं तो इस वक्त कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी की तलब में मरा चला जा रहा हूँ। लेकिन वो जो वीडियो है, जब आप उसको गौर से देखते हैं तो आपको लगता है कि वो वज़न भी खासा लूज़ कर चुके हैं, वो कमज़ोर भी लग रहे हैं, खासी पतली किस्म की उनकी सूरत हाल है, और वो कह तो ये रहे हैं कि मैं कॉफ़ी की स्माइल देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कॉफ़ी के लिए मर रहा हूँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत शिकस्ता है, और ये पता चलता है कि वो खासे परेशान हैं। और जैसा कि हमें इसराइली न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि जिस तरह से वो सोचते थे कि जंग चलेगी, वो जंग उस तरह से बिल्कुल भी नहीं चल रही, और ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई खातर खा किस्म का या नहीं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसराइल के शहरों के ऊपर रुख इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से इसराइल के लोगों को मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने शेल्टर्स या बंकर्स में दौड़ के जाना पड़ता है। उसके बाद इंटरसेप्टर्स होते हैं, इंटरसेप्टर से मिसाइल टूटते हैं, और मिसाइल्स का जो डेबरी है वो मसलसल इसराइल के शहरों पर गिरता रहता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो खासे परेशान है। अब इसराइल का तो जिक्र हो गया, अब उस मुल्क का जिक्र हो जो इस जंग में अरब दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा हलीफ और उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, आपका जाना पहचाना मुत्तहिदा अरब इमारात, यूएई। यूएई में नुकसान तो पता नहीं कितना हुआ है या नहीं हुआ, कोई खास वैसे मेरे नहीं ख्याल के हुआ है, दुहाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक नई डिप्लोमेसी और एक मीडिया मैनेजमेंट शुरू की हुई है, जिसमें उनकी जो ख्वातीन मिनिस्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया के साथ बैठाया जा रहा है। एक दिन पहले मैंने एक ऐसा इंटरव्यू देखा जिसमें यूएई की एक खातून मिनिस्टर जो हैं वो एक मर्द जर्नलिस्ट है जो कि यूरोपियन या वेस्टर्न किसी नेटवर्क से है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो नेटवर्क भी कहीं दुबई के अंदर ही है, बिकॉज वो खुद मिनिस्टर्स उसको कहती हैं कि तुम तो दुबई में रहते हो, तुम इस चीज़ से वाकिफ़ हो। और वो बिल्कुल उनका नौकर लग रहा था, वो जर्नलिस्ट लग ही नहीं रहा था। यानी जो कुछ मिनिस्टर्स कहना चाहती थी ईरान के ख़िलाफ़ वो उनको लुक़मे देता था, उसमें मज़ीद एडिशन करता था, और एक टोटली फ़िक्स किस्म का इंटरव्यू था ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान बहुत ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ईरान इंटरनेशनल वायलेशन कर रहा है। लेकिन मैंने एक दूसरा इंटरव्यू देखा, और ये इंटरव्यू जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया उनके लिए, क्योंकि इसमें खातून मिनिस्टर्स उनकी हैं बड़ी इंप्रेसिव, रीम अल हाशमी जो उनकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मिनिस्टर हैं,
اور یہ ایک آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی خاتون جرنلسٹ ABC کی ہیں، اس کو انٹرویو دے رہی تھی. مجھے لگا کہ یہ آسٹریلین جرنلسٹ غالباً کہیں باہر سے آئی تھیں، دبئی میں نہیں رہتیں، کیونکہ ان کے وہ اتنے کنٹرول میں نہیں تھیں. بیکاز پہلے ریم الہاشمی صاحبہ نے اپنی تقریر شروع کی ایران کے خلاف کہ ایران نے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی ہے، ہم تو حیران ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، دنیا ایران کو روک نہیں رہی، ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو خاتون جرنلسٹ تھیں آسٹریلین، انہوں نے آگے سے یہ پوچھا کہ لیکن جنگ تو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے، آپ انہیں کیا ایڈوائس کریں گی؟ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کو جنگ بندی کا کہیں گی کہ نہیں کہیں گی. یہ وہ چاہتی تھی آپ کہیں کہ ان کو جنگ بندی کر دینی چاہیے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اصل میں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران تو انپرووکڈ حملے کر رہا ہے. یعنی وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی وہ انہوں نے کی ہے جنگ، لیکن وہ کہتی ہیں انپرووکڈ حملے کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر حملے کرتا تو چلیں ہمارے ملٹری بیسس پہ کرتا، لیکن وہ تو ہمارے سویلین جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے سویلین جو ہیں ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں ایران سے. لیکن یہ اس ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کے اوپر ان عرب ممالک کے اندر سے امریکہ کے بیسس کو استعمال کر کے حملہ کیا گیا، اور جس ملک کے بارے میں صرف 2 دن پہلے امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈین کین نے بریفنگ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور اسرائیلی اب تک 15,000 ٹارگٹس کو ہٹ کر چکے ہیں. اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان ٹارگٹس کے اندر نہ صرف وہ بدنصیب اسکول تھا جہاں 175 بچیاں چھوٹی جو ہیں شہید ہوئیں، بلکہ اس کے بعد 14-15 ہیلتھ فیسلٹیز ہاسپٹلس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. صرف 2-3 دن پہلے ایران کے 30 آئل ڈپوز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا. ٹھیک، اس قسم کے پیرلل حملے بہت آسان تھے ایران کے لیے متحدہ عرب امارات میں کرنے، لیکن ایران نے اس قسم کے حملے نہیں کیے. ایران کی جو کاؤنٹر سٹرائکس ہیں GCC کنٹریز میں، اور جو ان کی ساری کی ساری پالیسی ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اس کے اندر بڑی ٹیکنیکلٹی ہے. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ امریکہ کے صدر ایک کوئلیشن ہرمز کی بنانا چاہ رہے ہیں، ہرمز کوئلیشن، اور وہ اس کو ایک انٹرنیشنل ایفیکٹ دینا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اور ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے آدھے جتنے کی کنٹریز ہیں جیسے ہندوستان ہے، چین ہے، بنگلہ دیش ہے، بہت سے ممالک کا تیل وہاں سے کھول دیا ہے، تاکہ یہ جو آرگومنٹ اور دلیل ہے کہ یہاں پر پوری دنیا کا آئل یا ان کا انرجی سورسز بند کیے گئے ہیں، اس آئیڈیا کو انہوں نے ڈیفیٹ کرنا ہے. اسی طرح سے جو حملے GCC کنٹریز کے اندر ایران کی طرف سے ہوئے ہیں وہ بھی بہت نپے تلے ہیں، بہت ہی سلیکٹو ہیں، اور زیادہ تر جو حملے ہیں وہ امریکہ کے بیسس کے اوپر، کونسلیٹس پہ، ایمبیسیز کے اوپر، یا CIA کے جو آفیسز ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. لیکن عرب ممالک جو ہیں وہ مسلسل ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اب میں آؤں اسٹوری کی طرف جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا بڑا اخبار ہے، اس نے پاکستان افغانستان کے حوالے سے ایک سٹوری ایک دن پہلے لکھی ہے، بہت تفصیل کی یہ سٹوری ہے، جس کا ٹائٹل ہے آن ایرانز ڈور اسٹیپ ٹو سسٹر نیشنز ویج دیئر اون بلڈی وار. ایران کے دروازے کے اوپر، اس کے ڈور اسٹیپ کے اوپر دو جو بردر آپ کہہ لیں نیشنز ہیں، پاکستان اور افغانستان، وہ اپنی بلڈی وار اور جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. یہ سٹوری پرنسپلی طور پہ جو نیو یارک ٹائمز کے نئے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان افغانستان کے لیے جو اسلام آباد میں بیسڈ ہیں، ایلین پیلٹیئر، یہ ان کی سٹوری ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جب سے ایلین پیلٹیئر نے، جو فرینچ اوریجن کے جرنلسٹ ہیں، جب سے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے بیورو کو پاکستان کے لیے جوائن کیا ہے، نیو یارک ٹائمز کی کوریج جو ہے پاکستان کے اوپر بہت سبسٹینٹو ہو گئی ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اللہ کرتا کہ اگر پچھلے 3-3.5 سال میں بھی اسی قسم کا کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ پاکستان کے بیورو کو دیکھ رہا ہوتا، تو جو سلمان مسعود صاحب نے بہت ہی ہلکی قسم کی رپورٹنگ کی پاکستان میں، جو بڑی کمپرومائز تھی بدقسمتی سے، بیکاز ان کا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے شاید کوئی تعلقات بھی بہت اچھے تھے حکومت کے ساتھ، وہ بہت کمی رہی ہے. لیکن اب ایلین پیلٹیئر کی جو سٹوریز آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی پاکستان کے حوالے سے، وہ بہت بہتر ہیں. ایلین پیلٹیئر یونائٹڈ نیشن کے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے حملے جو شروع کیے ہیں افغانستان میں، وہ 26 فروری سے شروع کیے ہیں، اور مسلسل لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اور اب تک کم از کم بھی 75 سویلینز جو ہیں ان کی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 1,15,000 لوگ جو ہیں افغانستان کے اندر ان کی پاپولیشن ڈسپلیس ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہیں، یہ سٹوری بتاتی ہے کہ ٹارگٹس نہ صرف ملٹری لیول کے ہیں، یہ ڈپو ہیں، یہ آئل ڈپوز ہیں کندہار کے اندر، کابل کے اندر، بلکہ مارکیٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ٹریڈنگ سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ٹرانزٹ روٹس کے اوپر لوگ بیٹھے تھے جہاں دفتر ہیں مختلف جو پاکستان سے لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے نقل مکانی پہ، ان کے بھی علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بعض انسٹانسز میں ہاسپٹل ہیلتھ سینٹرز جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں. اور دوسری طرف
अच्छा, अब पैटर्न अगर आप देखें पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान पे हमलों का है, तो बिल्कुल इसराइल की जो प्ले बुक है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। बिकॉज़ इसराइल की प्ले बुक क्यों है? बिकॉज़ इसराइल जब फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा पे हमला करता था, तो हमास के पास अगर बंदूकें थीं तो होंगी, लेकिन उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं था और इसराइल की एयर फ़ोर्स पूरी आसानी से उनको निशाना बनाती थी। इसराइल की एयर फ़ोर्स यही चीज़ अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की वो वाली बात नहीं है बिकॉज़ ईरान के पास कुछ ना कुछ जवाबी तौर पे है। वो इसराइल के अंदर मिसाइल मारते हैं, रॉकेट मारते हैं, वो जीसीसी कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अफ़गानों के पास तो कुछ भी नहीं है और जो कुछ पाकिस्तान इस वक़्त उनके साथ कर रहा है, ये एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का फ़ेल है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसी है जो ये समझती है कि जो कुछ अफ़गानिस्तान के साथ किया जा रहा है वो गलत है। ताहम अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट किया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से जिसमें क्योंकि बन्नू बाजोड़ में एक हमला कोई मोर्टर का शेल गिरा है अफ़गान साइड से जिसमें 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं और अता तारड़ साहब ने उसकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की और अता तारड़ साहब ने ये भी क्लेम किया कि हमने 600 से ज़्यादा अफ़गान सोल्जर्स जो हैं या मिलिटेंट्स हैं उनको हमने मार डाला है। 50 हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 200 से ज़्यादा पोस्ट्स हमने डिस्ट्रॉय कर दी और अब मज़े की बात ये है कि अता तारड़ साहब का जो ट्वीट है, उसके नीचे कोई 50 से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किए हैं अता तारड़ साहब को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे ट्वीट्स में चंद-चंद अल्फ़ाज़ के फ़र्क के बाद इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है और आपको पता चलता है कि वो किसी एक ही जगह से उनको लिख के दिए गए हैं और वो सारे के सारे अफ़गानों के लिए और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत से भरे पड़े हैं। उनसे बहुत से ट्वीट्स इस किस्म के हैं जो कहते हैं कि कहाँ वो हैं बेशर्म लोग या बेगैरत लोग हमारी तरह के जो कहते थे कि ये अफ़गानों के साथ ये ना करो, वो ना करो, बाजोड़ के हमले के हवाले से। ये देखो अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, हमने इनको सबक सिखाना है, हमने इनको तबाह कर देना है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है बहुत जल्दी इनको तबाह कर देगी। आपको याद होगा कि 2023 में आज से ढाई बरस पहले जब पाकिस्तान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालना शुरू किया था, तो इस नाचीज़ ने आपको कहना शुरू किया था कि ये जो कुछ भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये मैयर अप नहीं करता। ये ऐसा लगता है कि एक केस जो है, वो बनाया जा रहा है हॉस्टिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। एंड रिज़ल्ट इनका क्या है, हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन केस अब इनका बन गया है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक जेन्युइन नफ़रत पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अंदर भी एक तबका फ़िक्र डेफ़िनेटली है जो समझता है कि अफ़गानिस्तान ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अननेम्ड मिलिट्री ऑफ़िशियल को कोट किया है, जिसका ऑफ़ कोर्स नाम तो नहीं है, जिसने कहा है कि जब से हमने ये हमले शुरू किए हैं, तो टीटीपी के हमलों की शिद्दत में तो कमी आई है, लेकिन उस मिलिट्री ऑफ़िशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को ये भी बताया है कि हमारी अपनी असेसमेंट ये है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये हम ठीक तरह से नहीं कह सकते कि क्यों किया जा रहा है। इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो साहब हेड करते हैं, उनकी माइंडसेट इतनी रिएक्टिव है कि उनको लगता है कि मैं ये सब कुछ अगर करूँगा, तो इससे टीटीपी के हमले जो हैं रुक जाएँगे। हकीकत ये है कि टीटीपी को अगर अफ़गान तालिबान कंट्रोल करना भी चाहें, तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि 2004 में जबकि अमेरिका की फ़ौजें 2004 से 2016 तक दरमियान में तो अमेरिका के 1 लाख से ज़्यादा ट्रुप्स मौजूद थे। किसी भी स्टेप एंड स्टेज पे अमेरिकी अफ़वाज भी टीटीपी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ना कर सके या अफ़गान तालिबान की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ना कर सके या उनको जो सपोर्ट मिल रही थी पाकिस्तान साइड को, उसको पाकिस्तानी फ़ौज कंट्रोल ना कर सकी। ये मसले ख़ासे गंभीर हैं, इसका ये हल है नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पे फिर भी कभी हम डिटेल से ज़्यादा बात जो है वो करेंगे। इस तमाम जंगो-जदल से दूर एक बहुत पुरअमन शख्सियत हैं पाकिस्तान में, जिनका नाम है जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा। उनके बारे में डिस्कशन ज़्यादातर सोशल मीडिया में ये है कि जबकि सारी दुनिया की निगाहें ईरान, इज़राइल, अमेरिका की जंग के ऊपर हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अपना काम कर रही हैं। उन्होंने अपना जहाज़ जो लिया था गल्फ़ स्ट्रीम का, वो अपने साहिबज़ादे जुनैद सफ़दर साहब को दिया हुआ है और वो दुनिया में सैर-सपाटा करते फिर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं उस जहाज़ और उस तैयारे के साथ। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।